प्यारे बच्चों, इंटरमीडिएट एग्ज़ाम का जेसीईआरटी द्वारा इंग्लिश इलेक्टिव का मॉडल सेट जो तैयार किया गया है उसमें आज हम लोग सेट 1 के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, समझेंगे। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगी। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। इंग्लिश इलेक्टिव सेट 1 का है। ये कहानी को पढ़ना है और इससे जुड़े सवाल के आंसर देना है। तो कहानी कह रहा है कि महाराणा प्रताप ने मेवाड़ पर केवल 25 वर्षों तक शासन किया। हालांकि उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान इतनी भव्यता हासिल की कि उसकी महिमा देशों और समय की सीमाओं को पार कर गई और उन्हें एक अमर व्यक्तित्व में बदल दिया। वह अपने राज्य के साथ वीरता, बलिदान और देशभक्ति का पर्याय बन गया। मेवाड़ महाराणा प्रताप के सिंहासन पर कब्जा करने से पहले एक प्रमुख राजपूत राज्य था। मेवाड़ के राजाओं ने अपने रईसों और प्रजा के सहयोग से राज्य में ऐसी परंपरा की स्थापना की थी क्योंकि उनकी कामना के तहत एक छोटी आर्क और कम आबादी होने की बाधाओं के बावजूद उनकी भव्यता को बढ़ाया गया था। कुछ कांटेदार अवसर आए तथा जब राज्य का झंडा नीचे फिसलता हुआ लग रहा था। मेवाड़ के लोगों की वीरता और प्रतिभा के लिए धन्यवाद, उनका झंडा एक बार फिर आकाश में ऊंचा हो गया। मेवाड़ की नियति इस मायने में अच्छी थी कि कुछ राजाओं को छोड़कर अधिकांश शासक सक्षम और देशभक्त थे। राज की यह गौरवशाली परंपरा अपनी स्थापना के बाद में लगभग 1500 वर्षों तक जारी रही, बप्पा रावल के शासनकाल से ही। वास्तव में महाराणा प्रताप में केवल 60 साल पहले काना सांगा ने राज्य को प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचाया था। उनकी प्रतिष्ठा राजस्थान से आगे निकलकर दिल्ली तक पहुंच गई। उसने 2 पीढ़ियों पहले राणा कुंभा ने जीता और विकास कार्यों के माध्यम से राज्य को एक नया कद दिया था। उसके शासन का दौरान साहित्य और कला ने भी असाधारण रूप से प्रगति की। राणा स्वयं लेखन की ओर झुकाव रखते थे और उनकी रचनाओं को श्रद्धा के साथ पढ़ा जाता था। आज भी उनके राज्य को वातावरण, कला और साहित्य के उच्च गुणवत्ता के कार्य के निर्माण के लिए अनुकूल था। ये उपलब्धियां एक लंबे समय से चली आ रही थी, परंपरा का परिणाम थी जो कि कई पीढ़ियों द्वारा निरंतर थी। तो इसमें जो पहला सवाल है वो पहला सवाल कहता है महाराणा प्रताप अनैतिक व्यक्तित्व में कैसे बदल गए। तो इसका आंसर होगा महाराणा प्रताप ने अपने शासनकाल के दौरान इतनी भव्यता हासिल की कि उनकी महिमा ने देशों और सीमाओं को पार कर लिया और समय ने उन्हें एक अमर व्यक्तित्व में बदल दिया। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि मेवाड़ के रास्ते में क्या कठिनाई थी। तो इसका आंसर होगा मेवाड़ के रास्ते में अलग अलग तरीके थे। पहला, बड़प्पन के सहयोग की कमी थी। राज्य की प्राचीन परंपराएं थी। छोटा क्षेत्र और कम जनसंख्या और विषयों की गरीबी। तीसरा क्वेश्चन कहता है मेवाड़ का सबसे बड़ा राजा कौन था। तो मेवाड़ के सबसे शुरुआती राजा बप्पा रावल थे। उन्होंने महाराणा प्रताप के समय से लगभग 1500 साल पहले मेवाड़ के लेंगड़े राज पर शासन किया था। चौथा क्वेश्चन कह रहा है मेवाड़ की महिमा में राणा कुंभा का क्या योगदान था। तो राणा कुंभा ने जीत और विकास कार्यों के जरिए राज्य को एक नया कर दिया था। उनके शासनकाल के दौरान साहित्य और कला ने भी असाधारण रूप से प्रगति की। उसके बाद इस कविता को पढ़ना है और इससे जुड़े सवाल के आंसर देना है। इस कविता को पढ़ना है दूसरा नंबर और इससे जुड़े सवाल को देता है। तो सीधे हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी केंद्र में सूखी कैसे है। तो आंसर होगा दुनिया भर में हो रहे बदलावों के कारण पृथ्वी केंद्र में सूखी है। 6ठा क्वेश्चन है बसंत आने पर क्या होगा। तो जब झरने आते हैं तो पृथ्वी पुनर्जीवित हो जाएगी। मतलब बसंत आने के बाद झरना आएगा और जिससे वह पृथ्वी पुनर्जीवित हो जाएगी। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कवि इस कविता में क्या कहना चाहता है। तो कवि जीवन, मृत्यु और पृथ्वी और प्राकृतिक परिवर्तन के महत्व के दृष्टिकोण का वर्णन करना चाहता है। सेक्शन बी का 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के एक महान राष्ट्रीय नेता पर एक निबंध लिखें। तो महात्मा गांधी भारत के महान नेता में एक थे। उनका जन्म 2 अक्टूबर
1869 को गुजरात के पोरबंदर जिले के काठियावाड़ में हुआ था। स्कूल में वह अंग्रेजी और जोशी में कमज़ोर थे, लेकिन उनके मेहनत और जिज्ञासा ने उन्हें दुनिया का एक साहसिक व्यक्तित्व बना दिया। वह बहुत शुरू से ही जनरल जीवन और उच्च थिंकिंग के आदमी थे। वह कानून की डिग्री के साथ इंग्लैंड गए और भारत लौट आए। इंग्लैंड में कानून की डिग्री प्राप्त करने के बाद उन्होंने बॉम्बे में अभ्यास किया, लेकिन बहुत जल्द ही उन्होंने अपना मन बदल दिया और स्वतंत्रता आंदोलन के करीब आ गए। उनका असली राजनीतिक जीवन बिहार के चंपारण से शुरू हुआ। उनके नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन को एक नया जीवन और दिशा मिली। सत्य और अहिंसा अंग्रेजी शासन के खिलाफ लड़ने का हथियार थे, जो स्वतंत्रता प्राप्त करने में फलदायी साबित हुए। वह अपनी पत्नी कस्तूरबा के साथ कई बार जेल जा चुके। उन्होंने अंग्रेजी शासन द्वारा दी गई परेशानियों और गर्म शब्दों को अपमानजनक शब्दों को सहन किया। वह न केवल भारत के नेता थे, बल्कि दुनिया के लिए प्रेरणा के व्यक्ति थे। दुनिया में हजारों लोग महात्मा गांधी के अनुयायी हैं, इसलिए उनकी महत्वपूर्ण मृत्यु के बाद गांधीवाद अभी भी जीवित है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, बाल श्रम पर एक रचना लिखें। तो इसका आंसर होगा, बाल श्रम किसी भी काम में बच्चों के रोजगार को संदर्भित करता है जो उन्हें अपने बचपन से वंचित करता है, नियमित स्कूल में भाग लेने की उनकी क्षमता में हस्तक्षेप करता है और यह मानसिक, शारीरिक, सामाजिक या नैतिक रूप से खतरनाक और हानिकारक है। गांव में गरीब परिवारों के बच्चों को खेतों में काम करते हुए या परिवार के लिए योगदान करने के लिए कहीं भी काम करते हुए देखना एक आम दृश्य है। ऐसे बच्चे जीवन के अवसरों से वंचित और स्वास्थ्य जोखिम से भी ग्रस्त हैं। उन्हें स्वस्थ तरीके से विकसित करने के लिए पूरे अवसर और सभी आवश्यक सुविधाएं दी जानी चाहिए। इन सभी नियमों और विनियमों के बावजूद कई उद्योग और व्यवसाय हैं जो बाल श्रम का उपयोग कर रहे हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है, शॉर्ट सर्किट के कारण एक बहुसंग्रहित इमारत में आग लग गई है। द हिंदू के रिपोर्टर के रूप में दीपक के रूप में साइन इन करें। तो इसका आंसर होगा बोकारो, 25 फरवरी 2022। द हिंदू न्यूज रिपोर्टर, एक बहुमंजिला इमारत में बड़े पैमाने पर आग एक प्रतिस्पर्धा आपदा साबित हुई है। यह क्षेत्र ज़्यादातर कमज़ोर वर्गों द्वारा बसाया गया है। कई कबाड़ की दुकानें, इस्तेमाल किए गए प्लास्टिक के सामान, समाचार पत्र और कपड़े के गोदाम है। क्षेत्र ने सबको काटने की एक तस्वीर प्रस्तुत की है। अधिकांश फर्श जल गए हैं। सर्दियों की रातों में हजारों लोगों को आश्रयहीन बना दिया गया था। प्रभावित लोगों को प्रदान किए गए आधुनिक उपचारों के निर्माण के लिए एक स्टॉप मैप व्यवस्था की गई थी, लेकिन बेघर और असहाय व्यक्ति की स्थिति अभी भी दुखद है। केवल संबंधित प्राधिकारियों द्वारा दिए गए त्वरित और पर्याप्त राहत उपाय ही स्थिति को आसान बना सकते हैं। दीपा। अब सेक्शन सी कहता है, 11 नंबर क्वेश्चन, ताओ इंग ने यह तय करने के लिए क्या किया कि जब वह अकेले बस पर सवार होती है तो टिकट खरीदना है या नहीं। तो इसका आंसर होगा, ताओ इंग को यह तय करने के लिए चालाकी से जल्दी होना था कि टिकट खरीदना है या नहीं। जब वह अकेले बस की सवारी करती है तब बस कंडक्टर जिम्मेदार और सख्त दिखता है तो वह बहुत जल्दी टिकट खरीद लेती है, लेकिन अगर कोई कंडक्टर आकस्मिक और लापरवाह दिखाई देता है तो वह टिकट खरीदना छोड़ देती है। वह खुद को एक सही ठहराती है कि कंडक्टर को उसके लापरवाही के लिए दंडित कर रही है। ऐसा करके वह अपने लिए कुछ पैसे बचा पाई। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, विभिन्न घड़ियों की टाइम कीपिंग के बीच क्या अंतर है। अंतर्निहित तुलना क्या है। तो विभिन्न घड़ियां कांस्य की विभिन्न गुणवत्ता से बनी होती है। उनकी मिश्रित धातु में इस तरह के अंतर के कारण वे प्रत्येक आधे घंटे में अलग अलग ध्वनि करते हैं। अलग अलग कारीगरी के कारण उनकी टाइमिंग भी थोड़ी अलग होती है। 13 नंबर कहता है, हंसों की सुंदरता और रहस्य में क्या योगदान देता है। तो W.B. येट्स ने अपनी कविता द वाइल्ड स्वान्स एंड
कूले में हंसों की जीवंतता की तुलना मनुष्य के जीवन के साथ की है, पेड़ों के साथ की, उनकी शरद ऋतु की सुंदरता में। कवि पानी के लिए कुछ सूखे वुडलैंड पत्थों के नीचे चलता है, जो आकाश के सभी अभी भी अक्टूबर गोधूम को दर्पण करता है। पानी पर तैरते हैं 9 और 50 हंस। एड्स कहते हैं कि 19 साल बीत चुके हैं जब से वह पहली बार पानी में आया था और हंसों की गिनती की थी। उस पहली बार, इससे पहले कि वह अच्छी तरह से समाप्त हो गया था, उसने हंसों को आकाश में माउंट करते हुए देखा और तितर बितर कर दिया, महान टूटे हुए छल्ले में घूमते हुए उनके क्लेमोरो पंखों पर। कवि का कहना है कि उसका दिल दुखी है क्योंकि हंसों द्वारा देखने और खुश होने की 19 शरद ऋतु के बाद वह पाता है कि उसके जीवन में सब कुछ बदल गया है। हंस हालांकि अभी भी अन्हेर है और वे पानी में पैडल करते हैं और जोड़े में हवा में उड़ते हैं। प्रेमी द्वारा प्रेमी उनके दिल, कवि कहते हैं, ठंड नहीं बढ़ी है और जहाँ भी वे जाते हैं जुनून या विजय द्वारा भाग लेते हैं, लेकिन अब जैसा कि वे अभी भी पानी पर बहाव करते हैं, रहस्यमय सुंदर हैं। और कवि आश्चर्य करता है कि वे अपने घोंसले का निर्माण कहाँ करेंगे और किस झील के किनारे या पुल से वे पुरुषों की आंखों को प्रसन्न करेंगे। जब वह एक माह जागता है पता लगाने के लिए कि वे दूर उड़ गए हैं। इस प्रकार मनुष्य भविष्य का आनंद लेने की आशा के साथ अपने वर्तमान क्षण का उपयोग करता है। हंस पूरी जीवंतता और उत्साह के साथ हर पल का आनंद लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, रक्त कविता में भारतीय समाज और इतिहास के किन पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है? आंसर है, अपनी कविता रक्त में कवित्री ने दोनों के बीच संघर्ष के माध्यम से परंपरा और आधुनिकता के बीच एक विरोधाभास खींचा है। उनकी दादी परंपरा उनके मूल्यों का प्रतीक है। उनका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य उन चीज़ों की गरिमा को संरक्षित करना है जो उन्हें अपने पूर्वजों से मिली है। वह पैतृक मूल्यों, अनुष्ठानों और परंपरा को अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में संरक्षित करती है। वह पैतृक घर की मरम्मत और रख रखाव के प्रति अपने कर्तव्य के बारे में बहुत चिंतित है। वह किसी से किया गया वादा नहीं है, लेकिन वह घर की मरम्मत करवाना अपनी सर्वोच्च जिम्मेदारी मानती है। वह बच्चों को अच्छे गुणों और मूल्यों के साथ रक्त की शुद्धता बनाए रखने के लिए भी चेतावनी देती है। दूसरी ओर कवित्री खुद को आधुनिकता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करती है। उसका उद्देश्य अमीर बनना है ताकि वह अपनी इच्छाओं को पूरा कर सके, जिसमें उसके पैतृक घर की मरम्मत शामिल है। वह आधुनिक जीवन की जटिलता और संघर्ष को भी दर्शाती है, जहां सभी इच्छाएं पूरी नहीं होती है और वादों को पूरा नहीं किया जाता है। वह अपने आधुनिक मूल्यों को भी प्रस्तुत करती है, जहाँ भौतिक वादे विफल हो सकते हैं, लेकिन पुरानी परंपरा के अच्छे मूल्यों को आधुनिक भारतीयों द्वारा उचित सम्मान और ईमानदारी के साथ संरक्षित किया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, आप गर्मियों के समर के बारे में से क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है, वह गुर्राहट, कैटरिंग, चिल्लाने और केकरिंग की आवाज़ से उच्च वेग से उड़ने वाली हवाओं के कारण उत्पन्न होती है। नकारात्मक अर्थों में यह दमनकारी उपाय है जो अत्याचारी राजा सम्राट द्वारा अभ्यास किया जाता है, जिसे लोगों को मार दिया जाता है, मिटा दिया जाता है और बेरहमी से नष्ट कर दिया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, क्या ताओ विंग वास्तव में मंदिर में धोखा देने का इरादा रखता था? अपने जवाब का समर्थन करने के लिए कारण बताएं। तो ताओ यिंग अपने बेटे की नज़र में सबसे सही निर्दोष माँ बनने के लिए सभी संभावनाएं तरीकों की कोशिश करेगा। आमतौर पर जब उसका बेटा उसके साथ नहीं होता है तो वह बिना टिकट के यात्रा करके स्मार्ट अभिनय करती, लेकिन उस दिन उसका बेटा उसके साथ था। उसने उसके लिए अतिरिक्त टिकट खरीदा। हालांकि कंडक्टर ने बताया कि उसका बेटा टिकट की आवश्यकता से 1 सेंटीमीटर कम है। उसने अपने बेटे को खुश करने के लिए एक खरीदा। वह उसे लंबे होने पर गर्व करने का इरादा रखती थी। टिकट पर पैसा खर्च किए गए पैसे सब्जी या सुंदर वस्तुओं को ले
जा सकते हैं, जिससे उसे बुरी तरह से माने पूरी तरह से आवश्यकता थी। लेकिन हालांकि गरीब वह कभी भी खुद को अपने बेटे के सामने चेहरा या मायूस होने की अनुमति नहीं देगी। 17 नंबर क्वेश्चन है, बर्गमैन के अनुसार एक फिल्म निर्माता उसके दर्शकों के बीच संबंध क्या है? तो एक फिल्म निर्माता का मुख्य उद्देश्य आम दर्शकों का मनोरंजन करना है। दर्शकों की इच्छाएं और आकांक्षाएं एक फिल्म निर्माता को आदेश देता है कि वह फिल्म निर्माता अपने स्वयं के आवेग का पालन करने के लिए जोखिम लेता है। वह अपनी फिल्म के माध्यम से कुछ नया संदेश या विषय प्रस्तुत करने की कोशिश करता है, लेकिन अंतिम सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि दर्शक कैसी प्रतिक्रिया करेंगे। थीम्स और विचारों की अपनी ताकत है, लेकिन इसकी प्रस्तुत को तब तक सफल नहीं कहा जाएगा जब तक कि वह अपने दर्शकों के बीच प्रतिक्रियाएं पैदा नहीं कराता है। यदि दर्शक प्रतिक्रिया नहीं करते हैं तो वह कम उदासीन और बेकार है। अब है यहाँ पर समूह ए और समूह बी में से किसी एक का उत्तर देना है, मतलब समूह ए का दीजिए या समूह बी का। तो यहाँ 18 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर पॉल के एक चरित्र स्केच आकर्षित करें। तो डॉक्टर पॉल एक पत्रकार, संवाददाता और लेखक है। वह मार्गे के जीवन में बहुत नाटकीय रूप से आता है और मार्गे का सहायक और विनाशक साबित होता है। एक लेखक के रूप में डॉक्टर पॉल ने बेड लाइफ या द साइंस ऑफ मैरिटल हैप्पीनेस जैसी किताबें लिखी थी। वह उन्हें सेक्सोलॉजी के बारे में किताबें कहते हैं। वह एक महान मनोवैज्ञानिक और एक बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति थे। वह दुनिया के तरीकों को जानता है और दूसरों के दिमाग को बहुत चतुराई से पढ़ता है। डॉक्टर पॉल की यह खूबी है कि उसके जीवन धन और सेक्स की दो बुनियादी चीज़ों के ज्ञान पर आधारित है। उपन्यास में डॉक्टर पॉल एक जटिल चरित्र के रूप में प्रस्तुत किया गया। कभी कभी वह एक ईमानदार, संवेदनशील और मदद करने वाले व्यक्ति को दिखाता है, लेकिन वह रोमांटिक और तेज तर्रार है। उपन्यास के अंत में डॉक्टर पॉल एक खतरनाक आदमी है जो बालू को खराब करता है और मरिया को बर्बाद कर देता है। डॉक्टर पॉल बालू पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है। वह बालू अपनी पत्नी वृंदा के साथ अपने नए घर में बस जाता है। डॉक्टर पॉल एक नियमित आगंतुक बन जाता है। मार्गे अपने बेटे के घर जाता है। बालू डॉक्टर पॉल और 3 लड़कियों को ढूंढते हुए मार्गे अपना आपा खो देता है। वह डॉक्टर पॉल को कार के बाहर खींचता है और उसे अपने सैंडल से पीटता है। डॉक्टर पॉल अब एक खतरनाक आदमी बन गया है और बदला लेते हैं। वह जिसने मार्गियों को सफलता और समृद्धि की ऊंचाई को माउंट करने में मदद की थी, उसे नीचे घसीटता है और उसे बर्बाद कर देता है। डॉक्टर मॉल मार्गे के अच्छे और बुरे परी हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, बालू मद्रास क्यों भागा? तो मार्गे अपने बेटे बालू को अच्छी शिक्षा देने के अपने सभी प्रयासों में विफल। इसके विपरीत लड़का अपनी संपत्ति के साथ साथ स्कूल में सख्ती के कारण खराब हो गया था, जिससे उसे भर्ती कराया गया था। वह मैट्रिक की परीक्षा में फेल हो गया था। पिता के गुस्से वाली टिप्पणी गंदे बच्चे के लिए असहनीय हो गई और वह घर छोड़कर मद्रास चला गया। एक दिन उसके घर पर एक पत्र आया जिसमें बताया गया था कि बालू मर चुका। हालांकि कार्ड पर कोई पता नहीं लिखा था, लेकिन उस पर छपी मुहर से पता चला कि यह पत्र मद्रास का है। इसलिए मार्गे ने अपने बेटे की तलाश में मद्रास जाने का फैसला किया। 20 नंबर क्वेश्चन है, R.K. नारायण अपने हीरो के रूप में एक बाघ को क्यों चुनते हैं? तो नारायण की कहानी द टाइगर फॉर मालगुड़ी में यह एक दृष्टांत की सीधी सादगी है। वह एक नायक के रूप में बाघ का उपयोग करता है और पाठक को अपनी आंखों के माध्यम से दुनिया को देखने की अनुमति देता है। बाघ उन कई मनुष्यों की तुलना में अधिक नैतिक होने के नाते समाप्त होता है जिसके वह संपर्क में आता है। वह अन्य प्राणियों के प्रति मनुष्य की अमानवीयता और क्रूर स्वभाव को दर्शाता है जिसे वह हीन समझता है। और लास्ट क्वेश्चन है, राजा मतलब 21 नंबर क्वेश्चन, राजा के दिनों को जंगल के राजा के रूप में वर्णित करें। तो राजा का जन्म भारतीय जंगल में हुआ था। जल्दी में अराउंग और वह खास श्रृंखला के शीर्ष पर अपने सही जगह। जंगल के अन्य प्राणियों उससे डरते थे। उन्होंने अपने अधिकांश युवा जीवन को जंगल के व्यापक स्वार्थ में बिताया, जिसे
मेम्पी रेंज कहा जाता है। वह एक अंधाधुंध हत्यारा या निरंकुश शासक नहीं था, लेकिन निश्चित रूप से वह एक प्रमुख और सहायक रूप में निर्दयी था। उन्होंने उन लोगों को दंडित किया जिन्होंने उन्हें सम्मान से इनकार कर दिया और उदारपूर्वक अन्य जानवरों पर दावतें दी। तो बच्चों, मेरा तो थोड़ा सा इंग्लिश दिक्कत था, इसलिए आप लोगों को हिंदी में हम समझा दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।